हेलो दोस्तों, हमने पिछली वाली क्लास में बात की थी अरबी लेखकों से। तो अब अरबी लेखकों में हमारा इब्न बतूता रह रहा था। तो आज हम शुरू करेंगे इब्न बतूता से। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं इब्न बतूता से। बात करें इब्न बतूता के बारे में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन आया था। ये एक मोरक्को यात्री था, ये लेखक और एक खोजी भी था। ठीक है। इसकी पुस्तकों की बात करें तो इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था रहला। इसकी पुस्तक थी रहला, जिसमें जो भाषा का यूज किया गया था वो थी एक अरबी भाषा, क्योंकि अरब का लेखक था तो अरबी भाषा होगी, तो अरबी भाषा में वो लिखेगा, तो अरबी भाषा की इसकी पुस्तक थी जिसका नाम था रहला। अगर इसकी जानकारी की बात करें, इसकी पुस्तक में जो जानकारी हमें किस किस की मिलती थी, तो 14वीं सदी की भारत की परिस्थितियाँ, 14वीं सदी में हमारे भारत की परिस्थितियाँ कैसी थी उसके बारे में रहला में हमें जानकारी देखने को मिलती है। और दिल्ली सल्तनत की हमें जानकारी मिलती है। इसके विशेष की बात करें तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी जज बनाया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का इसे काजी जज यानी न्यायाधीश बना दिया था 1333 ईस्वी में। बात करें अन्य लेखकों के बारे में, अन्य लेखकों में आता है एक तारानाथ और दूसरे आते हैं हमारे मार्को पोलो। तारानाथ की बात करें, कोई खास नहीं था इनका, एक तिब्बती लेखक थे और इनकी जो पुस्तक थी वो थी कंगयू तंगयू, जिसमें सिर्फ बौद्ध के बारे में हमें देखने को मिलता है। बात करें मार्को पोलो की, ये 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा के लिए आया था। पांड्य इतिहास की जो इसकी बुक है, ये एक इटली यात्री था और इसे जो इसने जानकारी प्राप्त की थी वो पांड्य राज्य के इतिहास की इसने जानकारी प्राप्त की थी। बात करें जो हमारे पुरातत्व संबंधित जो स्रोत थे उनके बारे में बात करें, तो पुरातत्व संबंधित जो स्रोत थे उन्हें 3 भागों में बांट दिया: अभिलेख, स्तंभ लेख और सिक्के और अन्य। अभिलेख जो हमें लिखे हुए मिले थे, स्तंभ लेख जो पिलर हुआ करते थे उन पे लिखा हुआ मिला था, उन्हें बोलते थे हम स्तंभ लेख। और सिक्के जो हमें वहां से हमें देखने को मिले, कैसे कैसे सिक्के थे, जिसपे किस टाइप के हमें आकृति देखने को मिली, उस टाइप से हमें 3 भागों में से डिवाइड कर दिया। तो शुरू करते हैं अभिलेख से। महत्वपूर्ण अभिलेख जो थे हमारे, एक था हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। शासक था उस टाइम कलिंग राजा खारवेल, जिसमें जिक्र मिलता है हमें सबसे पहले भारतवर्ष का। भारतवर्ष यानी हमारे भारत देश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर था हमारा जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख, इसमें उस टाइम जो शासक था उसका था रुद्रदामन का। फिर एक हमें मिलता है नासिक का, नासिक अभिलेख, जिसमें गौतमी बलश्री का शासन था उस टाइम पे। फिर मिलता है हमें प्रयाग स्तंभ लेख, जिसमें समुद्रगुप्त का शासक था। और फिर मिलता है हमें ऐहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशिन सेकंड का हमें शासन देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा मंदसौर अभिलेख, जिसमें मालवा नरेश जो थे हमारे यशोवर्मन, जिसमें जो जानकारी मिलती थी रेशम के बुनकरों की श्रेणी की हमें इसमें जानकारी मिलती थी। फिर हमारे जो नेक्स्ट अभिलेख है ये है ग्वालियर अभिलेख, जिसमें जो शासन था वो था हमारे प्रत्यार नरेश भोज का जो शासन था, ग्वालियर अभिलेख में मिलता है देखने को। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख मिलता है हमें देखने को, जिस टाइम शासन था समुद्रगुप्त का। और इसमें जो जानकारी मिलती है हमें भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में, वो मिलते हैं भारत पे जो होने वाले हुड़ा आक्रमण थे जो भारत पे हुए थे। फिर हमें देखने को मिलता है देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, जिसमें शासन था वो था बंगाल के विजयसेन का शासन था। फिर हमें मिलता है बेसन नगर अभिलेख यानी विदिशा गुण स्तंभ, जो शासन था वो था हेलियोडोरस। इसमें जानकारी की बात करें तो मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। जो भागवत धर्म के विकसित यानी आगे विकास होने का प्रमाण मिलता है हमें बेसन नगर से, गुरुण स्तंभ से। फिर हमें देखने को मिलता है एरण अभिलेख,
जिस टाइम शासन था भानुगुप्त का। इसी में सती प्रथा का पहला हमें साक्ष्य मिला था, वो भी लिखित। सती प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। क्वेश्चन बन जाता है सती प्रथा का उल्लेख किस में मिलता है, तो एरन अभिलेख में, और शासन था भानुगुप्त का। इसका भी क्वेश्चन बनता है हमारा, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो मिलता है वो किस अभिलेख से मिलता है, तो वेशनगर अभिलेख यानी गुण स्तंभ से हमें देखने को मिलता है। उस टाइम की शासन की बात करें तो हेलियोडोरस का उस टाइम पे शासन था। फिर आता है एशिया माइनर बुगाच कोई अभिलेख। इस अभिलेख की बात करें तो इसमें शासन किसी का नहीं था। इसमें वैदिक देवता मित वरुण इंद्र नाच और उल्लेख का हमें देखने को इनका सबका उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता का, मित्र का और वरुण इंद्र, इन सभी का हमें उल्लेख देखने को मिलता है भूगाच कोई अभिलेख में। बात करें सिक्के और अन्य के बारे में, जो हमारे प्राचीन सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के बोला करते थे। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में सिक्के थे यानी कासर्पण या पंचमार्क सिक्के, जो एक धातु का टुकड़ा हुआ करता था कुछ इस टाइप का, और जिसपे कुछ विशेष प्रकार का ठप्पा लगा दिया करते थे। जैसे कोई भी एक मार्क बनाया, जैसे आजकल मोहर बना देते हैं और ऐसे करके ठप्पा मार देते, तो ऐसे एक धातु का टुकड़ा हुआ करता था, उस पर ठप्पा मार देते, वही हमारे हुआ करते थे प्राचीन सिक्के। जो प्रथम सिक्कों का जो लेख मिलता है वो यवन शासकों के उसमें हमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत होने का हमें प्रमाण मिलता है। जो समुद्रगुप्त था, एक सिक्के पे उसकी बीड़ा बजाते हुए एक इमेज थी, यानी कि एक तस्वीर थी, जिससे हमें पता पड़ता है कि वो एक संगीत प्रेमी भी था समुद्रगुप्त। फिर आता हमारा अरिकमेडु, ये पंडुचेरी के निकट था। ये रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे हमें यहाँ से अरिकमेडु से। ये हमारा जो एक नोट पॉइंट है, भारत का संबंध जो था वर्मा यानी स्वर्ण भूमि, और जो वर्तमान में हो चुका हमारा म्यांमार। जो कि हमारा हो चुका है म्यांमार। अब शुरू करते हैं हम अध्याय 2 प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। इसके लेखन के आधार पे 3 भागों में इसे भी डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें, इसमें लेखन कला बिल्कुल भी नहीं थी। ये पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम। प्रागैतिहासिक काल में इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेखन का कोई भी हमें साक्ष्य नहीं मिला था। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, ये लेखन था, इसमें हमें लेख भी देखने को मिले हैं। उस लेख को पढ़ा नहीं गया है, जो अपठनीय थे। जो लेख मिले थे आदि ऐतिहासिक काल में वो अपठनीय थे, यानी कि पढ़े नहीं गए हैं, आज तक किसी पे भी नहीं पढ़े गए हैं वो। ऐतिहासिक काल की बात करें, ये पठनीय थे, जो वैदिक काल से आरंभ होता है हमारा ऐतिहासिक काल। बात करें साक्ष्यों के बारे में, ज्ञानी मानव यानी इंसान का आरंभ हुआ था उसके बारे में जाने, तो ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का जो प्रवेश इस धरती पे 30 से 40 हजार वर्ष पहले देखने को हमें मिला था। जो साक्ष्य मिले थे 30 या 40 हजार वर्ष पहले के मिले थे। भारत की प्राचीनतम मानवाव कपि यानी श्वेत गमन, ये प्रजाति है, ये वाली, ये जो पाई जाती है हमें असम में, इससे ही मानव का जो हमें देखने को मिलता है विकास इससे ही मिला था। फिर इसके बाद आता है हमारा भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण जो मिला था वो नर्मदा घाटी से हमें देखने को मिला था। प्रथम जो साक्ष्य मिले थे, ये जो नजर आ रहे हैं इमेज में देख रहे होंगे आप, ये जो इमेज है ये साक्ष्य मिले थे हमें नर्मदा घाटी से मनुष्य के। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत के पुरापाषाण कालीन जो औजारों की जो खोज की थी वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। जो पुरापाषाण के जो औजार हुआ करते थे वो पत्थर के हुआ करते थे। पुरापाषाण के जो औजार थे
वो पत्थर के हुआ करते, उस टाइम पे किसी धातु के औजार नहीं हुआ करते, पत्थर से औजार बनाए गए थे। और इसमें कलाकृति की बात करें, प्रथम जो पुरापाषाण की जो कलाकृति उसकी बात करें तो ये हमें पल्लवरम यानी तमिलनाडु से देखने को मिलती है। और भारत का प्राचीनतम नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा गया था, मोहनजोदड़ो को। ये प्राचीनतम नगर था भारत का, मोहनजोदड़ो। ये रहा हमारा मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी बोला गया था। बात करें प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। पुरापाषाण में मानव के बारे में देखने को मिलता है, कैसे कैसे हमारे मानव का विकास हुआ था, कैसे कैसे मनुष्य बना था। उसमें आग का जो आविष्कार भी हमें देखने को मिलता है पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, इसमें किसी चीज का आविष्कार नहीं, ना किसी चीज का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। नवपाषाण काल में आविष्कार हुए थे, पहिए का आविष्कार भी हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार भी हुआ था, जो लोग थे वो कृषि करना सीख गए थे नवपाषाण काल में, कृषि किया करते थे वो अपने जो एरिया हुआ करता था। स्थायी निवास भी स्टार्ट हो गया था, लोग जो है रहने लग गए थे। पुरापाषाण काल में क्या था, लोग एक जगह स्थायी नहीं थे, कोई भी नगर नहीं बनाया हुआ था, वो जैसे कहीं कभी कहीं ऐसे करके खाने की जो खोज है उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, ऐसे करके उन्हें आगे चले गए। कोई स्थायी निवास नहीं था कि वापस वहीं पे लौट के आना है फिर वहां से जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते गए, खाने की खोज में आगे निकलते गए। नवपाषाण काल में क्या हुआ, उन्होंने एक स्थायी निवास बनाया कि हम यहाँ पे रहा करेंगे। जो स्थायी निवास हमें देखने को मिलते हैं ज्यादातर वो हमें नदियों के किनारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नदियों के किनारे क्योंकि पानी की व्यवस्था मिलती थी वहां पे, तो इसलिए स्थायी जो निवास मिले थे हमें नवपाषाण काल के वो नदियों की साइड के मिलेंगे हमें। पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था नवपाषाण काल में, जो उन्होंने सबसे प्रथम में बनाया था, कुत्ते को पालतू बनाया था। बात करें कृषि और औजार, इनके जो लोग थे, जो हमारे पुरापाषाण कालीन जो लोग थे, उनके कृषि और औजार कैसे कैसे हुआ करते, कृषि कैसे करते थे, उनके औजार क्या क्या थे। इनके जो आविष्कार हुए थे वो नवपाषाण काल में हुए थे। और औजार यहाँ इन्होंने तांबे के औजार, यहाँ से धातु के औजार स्टार्ट हो गए थे हमारे। बात करें कुल्हाड़ी के बारे में, ये एक प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, जिसके साथ हमें अत्रपक्कम से हमें मिले थे, जो कि हमारा तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलता है। प्रथम जो फसल थी, मैंने बताया था आपको, इन्होंने कृषि की भी शुरुआत कर दी थी। तो जो प्रथम जो हमारी फसल थी वो थी गेहूं और जौ, जिसके हमें साक्ष्य के बारे में बात करें तो मेहरगढ़ पश्चिमी यानी बलूचिस्तान से हमें देखने को मिलते हैं। जो कृषि स्टार्ट की थी हमारी, तो वो जो प्रथम फसल थी गेहूं और जौ थे। अन्य फसलों की बात करें तो चावल है, चावल के साक्ष्य मिलते हैं हमें कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोल्डी हवा देखने को हमें मिलता है, जहां हमें चावल के साक्ष्य देखने को मिले थे। बर्तनों के आधार पर बात करें, जो संस्कृति थी, जो हमारी मालवा संस्कृति, उसमें हमें बर्तन देखने को मिलते काले तथा लाल। ये हमारे जो बर्तन थे उस टाइम पे धातु के नहीं थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, जिन्हें रंग से पोत दिया जाता था, काले और लाल रंग से। फिर जो बुर्जहोम संस्कृति थी हमारी, जिसमें बर्तन हमें धूसर के देखने को मिले, जो एक धुआं सा कलर होता है ना, उस टाइप के हमें देखने को मिले बुर्जहोम में। फिर उसके बाद हमारा आया जोखे संस्कृति, जिसमें हमें लाल कलर के आज भी देखने को मिल जाते हैं, लाल कलर के जो मटके होते हैं मिट्टी के, वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जो जोखे संस्कृति के हुआ करते थे। दक्षिणी नवपाषाण काल जो हमारी संस्कृति थी, इसमें चमकीले और धूसर यानी कि धुएं जैसा कलर होता था, पर वो उसमें चमक होती थी, यानी कि आज के टाइम पे नहीं है तो सिल्वर कलर, इस टाइप से हमें बर्तन देखने को मिलते थे दक्षिणी नवपाषाण काल में। पूर्वी नवपाषाण की बात करें, पूर्वी नवपाषाण काल की, इसमें जो बर्तन देखने को मिलते थे भूरे और लाल रंग के हमें देखने को मिलते थे पत्थर।
बर्तन जो है भूरे और लाल रंग के, यानी कि सफेद और लाल रंग के हमें मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते थे। बात करें जारवे संस्कृति की तो ताम्रपाषाण संस्कृति, उसमें नौगांव नामक बस्ती का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। नोट पॉइंट की बात करें तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिचले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या के बारे में विभेदीकरण किया था, जिनका नाम था रिचले। वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे। बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। आज जानते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2400 से 1700 BC के मध्य विकसित नगरीय एवं ऐतिहासिक काल और कांस्ययुगीन सभ्यता थी हमारी। इनके मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। जो जहाँ के निवासी जो थे वो भूमध्य और द्रविड़ सागरीय से आए हुए लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके नामांकन और खोजकर्ताओं के बारे में बात करें तो सबसे जो प्रथम थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। मैंने बताया था जो लोग हैं उन्होंने स्थायी निवास शुरू किया था, तो स्थायी निवास जो शुरू किया था वो नदियों के साइड में ही किया था, क्योंकि उस टाइम पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता खोज की 1921 में, जब हमें देखने को मिला रावी नदी के किनारे। फिर आए राखलदास बनर्जी, इन्होंने 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इन्होंने सबसे बताया प्राचीन नगर, भारत का जो सबसे प्राचीनतम नगर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। फिर हमें मेसोपोटामिया अभिलेख मिलता है जिसमें मेलुआ शब्द का उपयोग किया गया था। अगर इसके विस्तार की बात करें, जो सिंधु सभ्यता है हमारी वो कैसे फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता जो है ये सुतगांगे डोर बलूचिस्तान दासक नदी यानी पश्चिम साइड, वेस्ट जो साइड थी ये रही सुतगांगे डोर बलूचिस्तान यानी दासक नदी। और पूर्व की बात करें तो ये था आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश यानी हिंडन नदी किनारे था। उत्तर की बात करें हम नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की, तो ये मादा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक हमारा फैला हुआ था। और दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद यानी अहमदनगर महाराष्ट्र तक हमारा ये फैला हुआ था। ये टोटल जो हमारा विस्तार है ये सिंधु सभ्यता का देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी ये फैली हुई थी। मैंने बताया था ये सारे जो स्थायी निवास हुए थे वो नदियों के किनारे हुए थे। जो देख रहे हो आप विस्तार, ये सब नदियों के किनारे हमें देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारे मैप के अकॉर्डिंग ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है देखने को हमें मिलता है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके 6 सबसे बड़े नगर थे, जिसमें फर्स्ट पे आता मोहनजोदड़ो, दूसरे पे हड़प्पा, गढ़वारीवाला और धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये इसके 6 प्रमुख सबसे बड़े नगर थे। इसकी लिपि की बात करें यानी लेखन के बारे में करें, वो एक भाव चित्रात्मक थी, यानी कि भाव को उत्पन्न किया करती। कोई लिखित में वर्ड नहीं था, एक भाव चित्रात्मक थी। लाइक इस टाइप से थी, एक भाव चित्रात्मक, जो ये जो दिख रहा है ये इससे पता पड़ती, जैसे पहाड़ है देखने को मिल रहे हैं, इससे कोई जानवर देखने को मिल रहा है हमें, इससे शायद पेड़ देखने को, मतलब एक भाव चित्रात्मक थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता, जो कि अपठनीय थी, इसे भी पढ़ा नहीं जा सका है। सब अपने आप गेस्ट कर लेते हैं, कुछ ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट किसी को नहीं पता है। ये आदि ऐतिहासिक काल की
ये इसके प्रमुख स्थान थे हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, कालीबंगन, रंगपुर, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर, चितगांगडोर, वनमावी और धौलावीरा, ये इसके प्रमुख स्थान थे। यहाँ पे ये अगर मैप के अकॉर्डिंग समझें, अखंड भारत जो था हमारा ये रहा, यहाँ पे ये मिले थे हमें देखने को, यहाँ पे चूंदड़ो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवारी, रोपड़, मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल, हमें मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, यहाँ यहाँ हमें देखने को मिले थे। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो एक नगरीय विशेषता थी जिसमें एक ग्रिड पद्धति निर्मित नगर था। ये एक ग्रिड पद्धति में इसमें सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी, यानी कि नालियों की व्यवस्था भी थी। इसमें पक्की और अलंकृत ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। कालीबंगन में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर थे उस साइड खुलते थे। केवल लोथल नगर के घर के दरवाजे थे, लोथल इसके अपोजिट था। लोथल के जो दरवाजे थे, लोथल जो नगर था उसके जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुला करते थे। शहर जो उच्च और निम्न भागों में डिवाइड थे। उच्च और निम्न में उच्च भागों में किलाबंदी थी। कालीबंगा में दोनों भागों में किलेबंदी देखने को हमें मिलती है। ये इनकी हमें विशेषता थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त रत्नसागर एक प्रमुख स्मारक है जिसमें मध्य में स्थित है वो स्नान कुंड। ये जो देखने को मिल रहा है ये एक स्नान कुंड, यानी आज के टाइम में बोले तो स्विमिंग पूल, ठीक है ना, जिसकी एक लंबाई थी 11.8 मीटर, 11.88 मीटर और जिसकी चौड़ाई थी 7.01 मीटर। एक स्नागार था, यानी कि नहाने के लिए था। ये कृषि और पशुपालन की बात करें तो इसमें हमें जुते हुए खेत देखने को मिले, जो देखने को मिले थे हमें कालीबंगा से। क्वेश्चन बनता है इससे हमें जुते हुए खेत कहाँ पे हमें देखने को मिले, तो वो मिले थे हमें कालीबंगन में। प्रमुख फसल की बात करें तो हमारी वो थी गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर में चावल के साथ हमें देखने को मिले थे, लोथल और रंगपुर में। अन्नागार की बात करें तो अधिशेष उत्पादन, विकसित कृषि और मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी हमें देखने को मिली थी। पशुपालन में बैल और भैंस हमें देखने को मिले। घोड़े के जो प्रमाण थे वो सुदकोटदा, कालीबंगन और लोथल से हमें देखने को मिले थे घोड़े के प्रमाण। धार्मिक विशेषता की बात करें उस टाइम पे धार्मिक विशेषता क्या थी, स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मंदिरों का विशेष नहीं थे, यानी कि कोई उस टाइम पे मंदिर नहीं था। मातृदेवी यानी उरुताई देवी की पूजा करते थे और मातृ सत्तात्मक इनकी समाज थी। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वृक्ष की भी पूजा करते थे, यानी प्रकृति की भी पूजा करते थे। कुबड़ वाले सांड का बहुत महत्व मिला है। ये जो नजर आ रहा है कुबड़ वाला सांड, इसका बहुत महत्व था। और मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले पुजारी की भी, एक दाढ़ी वाला पुजारी भी हमें देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ की मोहरों की बात करें, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस, यानी कि ये जो इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। चारों ओर पशु थे, जानवर थे। कालीबंगा में अग्निकुंड देखने को मिलते हैं हमें। अग्निकुंड यानी कि जो लोग थे वो उस टाइम पे हवन ववन भी किया करते थे, उस टाइप से अग्निकुंड भी हमें देखने को मिलते। स्वास्तिक चिन्ह भी देखने को मिला, जो कि एक सूर्य की उपासना के लिए मिला था। समाधान प्रक्रिया की बात करें तो शवों को जलाना, यहाँ पे शवों को जलाते थे।
शवों को जो दफनाया गया था वो हड़प्पा में दफनाते थे और शवों को जलाते थे। युग में समाधियों की बात करें तो लोथल और कालीबंगा में इसमें समाधि लिया करते थे, इच्छा मृत्यु जिसे बोलते हैं। यातायात की बात करें तो ये अपने लिए जो यातायात था, लैंड ट्रैवल की बात करें, कैसे अपना किसी स्थान से दूसरे स्थान के लिए कैसे जाते थे, तो ये बैलगाड़ी और भैंसा का प्रयोग किया करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसे का प्रयोग किया करते थे। लोथल और सुतकोटदा में बंदरगाह देखने को मिले हैं। और समाज की बात करें तो एक समाज कैसी थी, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति की समाज थी। मोहनजोदड़ो में एक जो नर्तकी था उसकी मूर्ति में थी, काष्ठ की मूर्ति थी, कोई इस टाइप से, यही थी। इनकी जीवन शैली की बात करें, कैसे अपना जीवन यापन कैसे किया करते थे। अगर जीवन शैली की बात करें इनका जीवन स्टाइल कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसी थी। लोथल और चूनरों की बात करें तो ये मनके के कारखाने बनाया कर, मनके के जो कारखाने हमें देखने को मिले, कारखाने थे, वहां पे बर्तन बनाया करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन की बात करें तो पासा, शिकार जैसे इनके मनोरंजन कार थे, यानी पासा खेलते हैं हम, लूडो टाइप, तो लूडो खेला करते और मनोरंजन के लिए शिकार भी किया करते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी देखने को मिले हैं। और जो मिठास के लिए उपयोग किया करते थे वो शहद का उपयोग किया करते थे। मीठे के लिए जो उपयोग किया करते थे वो शहद का उपयोग था। इसमें तलवार के साक्ष्य नहीं है, जिससे पता पड़ता है उस टाइम पे एक शांतिपूर्ण समाज थी। व्यापार की बात करें, ये व्यापार कैसे किया, ट्रेड्स की बात करें तो मोहरों का प्रयोग, हड़प्पा की मोहर एक श्रृंगी पशु वो देखने को मिलता है। जो मोहर थी, जो हमें सिक्का मिलता था उस पे, हड़प्पा में जो मोहर मिलती, एक श्रृंगी पशु की उस पे मोहर थी। मापन की इकाई जो थी इनकी वो 16 के अनुपात में हुआ करती थी, मापते थे जो। विदेशों से व्यापार जो था वो कुछ इस टाइप से था, जैसे तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान प्रदेश से हुआ करता था। चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान ईरान से हुआ करता था। सोने की बात करें कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से हुआ करता था। टिन की बात करें तो अफगानिस्तान ईरान से हुआ करता था। लाजवर्थ की बात करें तो मेसोपोटामिया से हुआ करता। शीशा की बात करें ये ईरान से हुआ करता। ये इनके व्यापार थे। शासन की बात करें तो संभवतः वाणिज्य वर्ण था, इनके लिए वाणिज्य वर्ण था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, फिर आगे हम शासन के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।